हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं लव मी अगेन चैप्टर 3। दिल्ली के ही एक पॉश एरिया के घर में ईशानी विंडो के पास खड़ी होकर अपने सामने फुटबॉल खेल रहे बच्चों को देख रही थी। आज राघव को गए हुए एक हफ्ता हो चुका था। ईशानी के पापा उसे अपने साथ अपने घर ले आए थे। ईशानी अब पहले से थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक जैसे गायब हो चुकी थी। उसका चेहरे पर अब सिर्फ और सिर्फ एक उदासी ने जगह ले ली थी। ईशानी की मम्मी अनीता सिंह ईशानी के कमरे में आई और उसे चाय का कप देते हुए बोली, ईशानी बेटा, लो चाय पी लो। ईशानी ने चुपचाप चाय का कप अनीता जी के हाथ से लिया और विंडो के बाहर देखने लगी। तभी अनीता जी बोली, बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। बच्चा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वक्त निकालना आसान नहीं है, लेकिन यूं किसी के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। शायद तेरा और राघव का साथ इतना ही था। राघव के साथ बिताए पलों को एक मीठी याद की तरह समझ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। तेरे एनजीओ के बच्चों का रोज मुझे कॉल आता है, वो सब भी तेरे लिए परेशान है। लेकिन ईशानी ने अनीता जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप बस विंडो से बाहर देखती रही। इस बीच बजाज परिवार ने भी ईशानी का हाल पूछने के लिए एक बार भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन आज राघव की 13वीं थी, तो ईशानी बिना कुछ बोले अपने घर से वसंत विहार के लिए निकल गई। जब वो बजाज हाउस पहुंची तो उसने देखा कि वहां काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। सभी की नजर जब ईशानी पर पड़ी तो सब उसकी तरफ ही देखने लगे। कामनी बजाज ने जैसे ही ईशानी को अपने सामने देखा तो उन्होंने प्रिया को कुछ इशारा किया और प्रिया ईशानी को अपने साथ उसके रूम में ले गई और दरवाज़ा बंद कर उसे वहां लॉक कर दिया। ईशानी ने जब आगे बढ़ दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि प्रिया उस कमरे को लॉक करके गई थी। ईशानी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर प्रिया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ईशानी ने दरवाजे को अब पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि बाहर काफी सारे लोग हैं और ऐसे में उसका इस तरह दरवाजे को पीटना सही नहीं रहेगा। इसलिए वो चुपचाप बेड पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब सब लोग बजाज हाउस चले गए तब कामिनी ने आकर ईशानी के कमरे का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़ उसे खींचती हुई वो वहां से बाहर ले गई। कामिनी ने उस पर चिल्लाते हुए बोला, डायन, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या यहाँ हमें मारने आई है। अपने लिए ऐसी बातें सुन ईशानी हैरानी से कामिनी को देखने लगी, जो उसे कोसते हुए बोल रही थी, तेरे लिए यहाँ अब इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे, जब से तू इस घर में आई मेरा बेटा इस घर में टिका ही नहीं, और अब वो वापस आया भी तो कैसे, एक लाश बन के। चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं। ईशानी ने एक नज़र अपने ससुर की तरफ देखा जो ईशानी से नजरें चुरा रहे थे। प्रिया ने आगे बढ़ ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे जोर का धक्का देकर मेन गेट से बाहर कर दिया। प्रिया के धक्का देने से ईशानी फर्श पर जा गिरी, जिस वजह से उसके माथे पर चोट लग गई और हल्का खून निकलने लगा। ईशानी अभी भी कामिनी का यूं रूप देखकर सदमे में ही थी। तभी रूपा वहां आई और उसने ईशानी को सहारा देकर उठाया और बोली, दीदी, आप ठीक तो हो। ईशानी तो इस वक्त बोलने की ही हालत में नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस बात की सजा दी जा रही है। रूपा काफी समय से बजाज परिवार के यहाँ काम करती थी, इसलिए वो बोली, दीदी आप उठिए। और वो उसे लिफ्ट से लेकर नीचे आ गई और एक ऑटो में लेकर ईशानी के घर के लिए निकल गई। रूपा एक दो बार ईशानी के साथ उसके घर गई थी, इसलिए उसे पता था कि ईशानी का घर कहाँ है। रूपा अभी सिर्फ 17 साल की एक लड़की थी, जो जब 14 साल की थी तब से बजाज परिवार के लिए काम कर रही थी। इधर अनीता जी ईशानी को घर में ना देखकर परेशान हो रही थी। वो ईशानी को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उसका फोन घर पर ही था। समर सिंह भी इस वक्त घर पर नहीं थे। वो अभी ईशानी को लेकर परेशान हो ही रही थी कि तभी उनके घर की डोर बेल बजी। अनीता जी ने जल्दी से डोर ओपन किया तो अपने सामने ईशानी के सिर से यूं बहते खून को देख वो घबरा गई और उन्होंने जल्दी से ईशानी को पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आई।
उन्होंने जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर उन्हें घर बुला लिया। इधर ईशानी की आंखों से आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर विश्वास सिंह हाउस आए और उन्होंने ईशानी की चोट को साफ कर उसके माथे पर पट्टी लगाकर उसे एक इंजेक्शन लगा दिया और फिर ईशानी को रेस्ट करने का बोल वो वहां से चले गए। डॉक्टर विश्वास के इंजेक्शन की वजह से ईशानी की आंखें अब भारी होने लगी थी और फिर वो गहरी नींद में सो गई। उसके सोते ही अनीता जी ईशानी के कमरे से बाहर आई और रूपा से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूपा, जो तुम ईशू को यहाँ ले आई। मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो ईशू की ये हालत हो गई। रूपा ने अनीता जी की बजाज परिवार का सच बताते हुए बोला, मैडम, आप अब दीदी को उस घर में मत भेजना। वो लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं हैं। आप दीदी का ध्यान रखो। इतना बोल वो वहां से चली गई और अनीता जी ने अपने मन ही मन ठान लिया कि अब तो वो ईशानी को बजाज परिवार में जाने नहीं देंगी। 3 महीने बाद ईशानी काफी दिनों बाद अनीता जी के जबरदस्ती करने की वजह से आज अपने एनजीओ में गई थी। उसे देखकर सभी काफी खुश थे। उसने अपना दिन बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ मस्ती करने में बिता दिया था। धीरे धीरे अब दिन ऐसे ही बीतने लगे और अब ईशानी काफी हद तक राघव की यादों से बाहर आ चुकी थी। ईशानी को अनीता जी ने फिर दोबारा बजाज परिवार से मिलने नहीं दिया। समर सिंह को जब कामिनी बजाज की हरकत का पता लगा तब वो बेहद गुस्से में थे और वो उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करते कि इससे पहले अनीता जी ने उन्हें अपनी कसम देकर रोक लिया और बजाज परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता ना रखने के लिए बोल दिया। लेकिन एक शख्स जो इन सब बातों से अनजान था वो था ईशानी का भाई अभय सिंह। अभय प्रोडक्शन और फाइनेंस के काम में था। एक फिल्म की शूटिंग के चलते वो कतार गया हुआ था, जिस वजह से उसका कांटेक्ट अपने परिवार से नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था कि ईशानी के साथ क्या कुछ हो रहा है। अभय वैसे भी अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था।